अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यू स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए MGT 503 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो फाइनल टर्म के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, लॉन्ग शॉर्ट सारे लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ये जो मैं फाइल सामने आपको नज़र आ रही है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है ये PDF सूरत में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि सिर्फ ये इन क्वेश्चंस को देख के शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे जस्ट टॉपिक्स के नेम लिखे हुए हैं, तो किस तरीके से इनको याद करना है। ठीक है, इस टॉपिक को कितना याद करना है, तो क्योंकि हमारे पेपर में क्वेश्चन मैक्सिमम 3 या 5 मार्क्स का होता है, तो उस लिहाज से जो है मैं हर क्वेश्चन को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। इससे ये होगा कि जिसने लेक्चर्स वगैरह नहीं लिए हुए तो उनके लिए यहाँ से उनको समझ आ जाएगी। वैसे मैंने इसके शॉर्ट लेक्चर्स भी बहुत क्लियर तरीके से विद क्लियर कंसेप्ट जो है वो मैंने डिलीवर किए हुए हैं, तो कोशिश करें कि आप वो लेक्चर्स ले लें, क्योंकि ये हमारा जो MGT 503 का सब्जेक्ट है टोटल कंसेप्चुअल होता है। ठीक है, आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप इसमें लिख सकते हो। तो उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ पे दे दिए हैं। तो ये होगा कि कम से कम अगर सारे लेक्चर्स आपने नहीं लिए हुए तो ये क्वेश्चन को ज़्यादा तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये जितना मैं कर सकी इस वीडियो में कर दूंगी। लेकिन आप जो है कोशिश करें कि कम से कम इन क्वेश्चंस को जो है वो उन लेक्चर्स में देख लीजिएगा, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो चलते हैं अपनी फाइल की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ थिंकिंग। तो साथ साथ मैं आपको हैंडआउट से बताती जाती हूँ कि कितना याद करना है आपने। तो पहला क्वेश्चन है टाइप ऑफ थिंकिंग। तो ये देखें, दो तरीके होते हैं थिंकिंग के, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है और एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, और इन दोनों की अपने डेफिनेशंस याद करनी है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस, यानी कि जो क्रिएशन है क्रिएटिविटी के प्रोसेस में कितने स्टेजेस शामिल होते हैं, कितने स्टेजेस में जाके जो है वो क्रिएटिविटी मुकम्मल होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टेजेस, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ये है सेवरल स्टेजेस। क्रिएटिव प्रोसेस है सेवरल स्टेजेस, कि उसके 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन, देन होता है इनक्यूबेशन, और अगला होता है एलिमिनेशन, और अगला होता है वेरिफिकेशन। ये सारे जो जितने टॉपिक्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ उनको मैं ज़्यादा एलिब्रेट नहीं करूँगी यहाँ पे, क्योंकि इनकी मैंने मुकम्मल डिटेल कंसेप्ट के साथ जो है वो शॉर्ट लेक्चर में समझा दी है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से क्वेश्चन को कितना याद करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इनके नाम आने चाहिए, और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो फिर आपको ये डिटेल भी पता होनी चाहिए। देन मतलब कि ये 4 पॉइंट्स आपने जैसे इसमें याद करने हैं इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है टेक्निक्स फॉर असेसिंग द एनवायरनमेंट, कि किसी भी जो है वो फैसले को लेने से पहले जाहिर सी बात है हमें एनवायरनमेंट को असेस करना पड़ता है। तो एनवायरनमेंट को असेस करने के लिए कितनी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जो असेसमेंट में काम आती हैं। तो ये देखें, टेक्निक्स फॉर असेसिंग द एनवायरनमेंट। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं? ये है वो सारी स्वॉट एनालिसिस, कॉम्पिटिटर इंटेलिजेंस, ठीक है, फोरकास्टिंग। ये जस्ट आपने इनके नेम याद करने हैं। ठीक है, इनके नेम याद करने हैं। तो ये 3 तरीके यहाँ पे हमने देख लिए हैं, और है बेंचमार्किंग। तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम इवेलुएट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को। ठीक है, यानी इनकी आगे डिटेल अलग बात है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि एनवायरमेंट को असेस करने के तरीके कितने हैं, तो वो 4 है। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे आप इन्वायरमेंट को, स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, कंप्यूटर इंटेलिजेंस कर सकते हैं, फोरकास्टिंग और बेंचमार्किंग। ठीक है, तो ये इनके जस्ट नाम याद करने। और आगे जो है क्वेश्चन आ जाएगा अगर हुआ तो, कि अगर इनमें से अगर जैसे कि स्वॉट एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आगे मैंने डिटेल में दिया होगा कि इसको करना है या नहीं करना। तो फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को एलोकेट करने के कितने तरीके होते हैं, कितनी टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स से जो है हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो उसके लिए ये देखें, टेक्निक्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, कितने तरीकों से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, बजटिंग, स्केजुलिंग, और उसके बाद तीसरा है ब्रेक इवन एनालिसिस, और चौथा है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये 4 तरीके हैं जिनके ज़रिए हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल जो है ये लंबे लंबे चैप्टर्स की वजह से कंफ्यूज नहीं होना, अपने क्वेश्चन को टू द पॉइंट देखना है। ठीक है, टू द पॉइंट अपने क्वेश्चन को देखेंगे। अगर टेक्निक्स पूछी गई है एलोकेटिंग रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज को एलोकेट करने के कितने तरीके हैं, तो आपने जस्ट इन 4 पे फोकस करना, और इन 4 की ही आपने जस्ट डेफिनेशन, अगर लॉन्ग क्वेश्चन हुआ तब, अदरवाइज अगर शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो तो जस्ट हम नेम बता देंगे। ठीक है, तो ये इनको आपने अपने क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि 503 का मसला ये है कि इसमें मतलब एक टॉपिक के अंदर उसके सब टॉपिक्स इस तरह खोल दिए जाते हैं कि वो एक टॉपिक पे फोकस रहता ही नहीं है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस।
तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के स्टेप्स कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। ये आ गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ये इसके प्रोसेस के स्टेप्स हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं 7 स्टेप्स, ये आपने मस्ट याद करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। ठीक है, ये सातों के सातों आपने नाम इसके याद करने हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस में कितने स्टेजेस होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं। अगली चीज है बजट एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, बजट और उसकी टाइप्स हमने देखनी है कि बजट की तारीफ हम देखेंगे और फिर उसकी कितनी टाइप्स हैं वो देखेंगे हम। तो ये है बजट और बजट की ये तारीफ हम याद करेंगे और फिर उसकी 4 टाइप्स होती हैं, रेवेन्यू बजट, एक्सपेंस बजट, प्रॉफिट बजट और कैश बजट। बाकी इनको एक्सप्लेन मैं यहाँ पे नहीं कर रही, जस्ट आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ कि इतना इतना आपने याद करना, पूरे लंबी डिटेल में आपने नहीं जाना। बाकी आपको अगर किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना है कि ये क्या है तो उसके लिए आपको मेरे शॉर्ट लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, बहुत क्लियर तरीके से वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। जिन्होंने मेरे लेक्चर्स लिए हैं वो शायद इस चीज़ को बेटर तरीके से जानेंगे और उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये चीज़ को समझना कि आज जब मैं क्वेश्चन बता रही हूँ तो उनके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं, उन्हें जस्ट मेरी बातें सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो टाइप्स ऑफ गोल्स एंड प्लान्स। तो गोल्स एंड प्लान्स की टाइप्स हम देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये। तो ये हैं गोल्स। ठीक है, तो गोल्स दो तरीके के होते हैं, एक स्टेटेड गोल्स होते हैं, एक रियल गोल्स होते हैं। ठीक है, तो स्टेटेड गोल्स या रियल गोल्स, लेकिन हम इनकी जब टाइप्स की बात कर रहे हैं तो ये इनके टाइप्स में नहीं आएगी। ठीक है, प्लान्स जो है वो प्लानिंग के, हम टाइप्स ऑफ प्लान एंड गोल्स कर रहे हैं तो प्लान की ये 3 टाइप्स हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स, टैक्टिकल प्लान्स और ऑपरेशनल प्लान्स। इसी तरह गोल्स की भी टाइप्स आगे आ जाएंगी। ठीक है, ये गोल्स भी वही स्ट्रेटेजिक गोल्स, टैक्टिकल गोल्स और ऑपरेशनल गोल्स, यानी कि सेम चीज़ें हैं, सेम नाम है दोनों के, लेकिन यह कि डेफिनेशन अलग अलग होगी। गोल और प्लान में क्या फ़र्क होता है ये आपको देखना पड़ेगा, दोनों की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम स्पैन ऑफ गोल्स एंड प्लान्स। ठीक है, क्योंकि तीनों की 3 अलग अलग इसकी हैं, एग्जाम है 3 टाइप्स हैं तो हर टाइप की अलग अलग टाइम स्पैन है। ठीक है, कि कौन सा गोल या कौन सा प्लान कितनी टाइमिंग के लिए होता है, तो उस हिसाब से इनका टाइम स्पैन बना हुआ है। तो वो टाइम स्पैन कितना है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक गोल्स जो होते हैं वो कितने टाइम के लिए होते हैं, जो दूसरे गोल्स होते हैं ये देखेंगे इनका टाइम स्पैन है। ठीक है, कि जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं वो 5 ईयर्स और 5 ईयर्स मोर देन इनके लिए होते हैं। टैक्टिकल गोल्स जो 1 to 5 ईयर्स के लिए होते हैं और ऑपरेशनल गोल्स जो होते हैं वो 1 वीक से लेके 1 ईयर तक के लिए होते हैं। तो ये इनका टाइम स्पैन आपने याद करना है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास स्टेप्स इन गोल सेटिंग। ये गोल सेटिंग करते हुए कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन सा प्रोसेस होगा। तो स्टेप्स इन गोल सेटिंग, हाँ जी, तो हम इनके स्टेप्स को यहाँ से देख लेते हैं। ये हैं 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स इन गोल सेटिंग। तो ये 5 स्टेप्स हैं, इनके भी आपने जस्ट नेम याद करने हैं, आगे डिटेल में नहीं जाना, जस्ट आपको इनका क्लियर होना चाहिए व्यू कि ये क्या क्या स्टेप्स हैं और बस आपने इनके नेम याद कर लेने। और नेम आपको तभी याद रहेंगे जब आपको पता होगा कि ये 5 स्टेप्स में क्या क्या हो रहा है। जब आपको वो सीक्वेंस, वो तरतीब, वो फ्यूचर आपका जो क्लियर है ना, फोकस क्लियर होगा तो फिर आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इसको रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स आपने याद करने हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ एमबीओ एंड इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ठीक है, तो अब हम एमबीओ के टॉपिक पे आ चुके हैं। ये है एमबीओ यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट्स। तो हमने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, डेफिनेशन याद करने के बाद और ये इसका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। ठीक है, तो ये मैंने एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ये शॉर्ट में अलग अलग भी आ सकती हैं और इकट्ठा भी आ सकता है। ठीक है, कंपेरिजन भी आ सकता है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का, कुछ भी किसी तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है याद करना। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उसमें कितने स्टेप्स हैं और वो किस तरह से हैं। ये है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में जो है यहाँ पे आपको मैं स्टेप्स दिखा देती हूँ। ये है जी, इसके जो है वो 8 स्टेप्स है। ठीक है, 8 स्टेप्स हैं, लेकिन 8 स्टेप्स को आपने डिटेल में याद नहीं करना, जस्ट ये जितने मैंने हाईलाइट किए हुए ना यहाँ पे, ये मेरे हैंडआउट से आपको नजर आ रहे होंगे,
ये हाईलाइट्स हुए हैं, यानी कि जस्ट ये नाम साथ के आइडेंटिफाई वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, इस तरह ये जो है जस्ट नाम इनके, ठीक है। ये आपने 8 स्टेप्स जो हैं ये इस तरीके से याद करने हैं, इनकी डिटेल में नहीं जाना। जस्ट ये क्वेश्चन अगर वो पूछा जाए कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के कितने स्टेप्स हैं और कौन कौन से हैं, तो जस्ट इनका एक एक लाइन में कि फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई करना है आपने अपने मिशन को, उसके बाद सेकंड स्टेप एनालाइज करना है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, इंटरनल इन्वायरमेंट को, ठीक है। और उसके बाद स्टेप 4 है कि एनालाइज करना अपने अपने रिसोर्सेज को, फिर आपने आइडेंटिफाई करना अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ्स को। इस तरीके से आपने ये 8 स्टेप्स याद करने हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फार्मूलेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज, कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज को बनाया किस तरीके से जाता है, उनकी फार्मूलेशन किस तरीके से होती है, ठीक है। हमने ये तो देख लिया कि 3 किस्म की जो है वो स्ट्रेटजीज होती हैं। तो ये लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज आ रही हैं, शायद मैंने इनका क्वेश्चन आगे दिया होगा कि कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है, फिर उसके बाद बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी होती है। तो जितने भी लेवल्स हैं स्ट्रेटजीज के, सब की फार्मूलेशन के अपने तरीके हैं, ठीक है। अब ये देखें फार्मूलेटिंग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, तो अब इसमें ये देखें एक टॉपिक के अंदर मजीद टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आपने अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कि अगर पूछा जाए कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी बनाते हुए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती, तो आपने ये ग्रैंड स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। ग्रैंड स्ट्रेटजी के बाद दूसरी चीज़ जो है वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी होगी, और तीसरी होती है डिफेंसिव स्ट्रेटजी, यानी कि 3 चीज़ें आपने ये इसमें याद रखनी है, ये 3 चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है। इसी तरह जो है वो आगे फंक्शनल स्ट्रेटजी पे आ जाए, अगर सॉरी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी पे, तो इसमें आपने किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, लीडरशिप स्ट्रेटजी, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी और फोकस स्ट्रेटजी, यानी इसमें 3 होंगे। और फंक्शन लेवल की स्ट्रेटजी अगर हो रही होगी तो आपने इसमें क्या देखना है, ये 2 पॉइंट्स हैं इसमें जस्ट कि आपने स्ट्रेटजीज फंक्शन लेवल पे जब बनानी है तो उसमें क्या क्या चीज़ देखनी है, ये 2 पॉइंट्स इसमें याद करने वाले हैं। अब है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है, ये अलग क्वेश्चन आएगा। तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में हमने ये 5 पॉइंट्स इनके नाम याद करने हैं कि ये सवाल इस तरीके से आ सकता है। यानी कि मैंने ये बताने का मकसद ये था कि डिटेल में नहीं चले जाना, कंफ्यूज नहीं आना, अपने क्वेश्चन पे फोकस्ड रहें, उस क्वेश्चन के रिलेटेड जितना आपको मवाद मिलेगा आपने बस वो याद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, फॉर्मूलेशन बता दिया मैंने। एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेज ऑफ चेंज, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेज ऑफ चेंज कौन सी हैं, यानी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेज हैं जो इफेक्ट करती हैं हमारे डिसीजन मेकिंग को। तो ये हैं फोर्सेज ऑफ चेंज, ये एक्सटर्नल है, 5 एक्सटर्नल है और 4 इंटरनल है। तो ये आपने याद करनी है, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेज ऑफ चेंज, यानी कि जो हमें मजबूर कर देती हैं कि हम अपने फैसलों को चेंज करें, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। ज़रूरियात हमारी होती हैं लेकिन फिर भी हम चीज़ों को चेंज कर देते हैं, अपने फैसलों को चेंज कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में मेन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। हाँ जी, तो ये है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और उसके मेन एलिमेंट्स जो हैं वो 4 एलिमेंट्स हैं, जॉब डिज़ाइनिंग, डिपार्टमेंटलाइजेशन, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। तो ये इसके 4 मेन एलिमेंट्स हैं, ये आपने याद करने हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी है याद करना। मैं कहूँगी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आपको पता होना चाहिए कि कितने किस्म की डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, ठीक है, और किस तरीके से डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, और हर डिपार्टमेंटलाइजेशन का आपको कंप्लीट जो है वो ये टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन है, ठीक है। ये फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, आपको डिविजनल स्ट्रक्चर, इसमें आगे ये डिटेल क्वेश्चन है, लेकिन आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर 3 और ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर 4 यहाँ पे ये बताए गए हैं, और ये 2 प्रोसेस स्ट्रक्चर और नेटवर्क स्ट्रक्चर, टोटल मिला के 6। लेकिन इन 6 के 6 का आपको ये आगे से इनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इनके नाम बहुत अच्छे से आने कि कितने किस्म की डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से याद करना है आपने। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 कॉर्स ऑफ जॉब करेक्टरिस्टिक्स, ये किसी भी जॉब की करेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए 5 कॉर्स कौन से होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब तक मैं ढूंढ रही हूँ मैं आपको बोल दूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सब स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये चीज़ पहुँच सके और सब जो है वो अच्छे तरीके से अपने पेपर को अटैम्प्ट कर सके ताकि सबके कंसेप्ट क्लियर हो। तो 5 कोर्स
देन मैं आपको लास्ट में ये क्वेश्चन दिखा दूंगी, लेकिन यहाँ पे अभी मुझे नहीं मिल रहा, शायद इनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से शायद वो आगे पीछे हो गया मेरे से क्वेश्चन। देन डोंट वरी, बट मैं ये क्वेश्चन आपको ढूंढ के दिखा देती हूँ। अभी मैं अगला क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको पहले। तो हम कहाँ पहुँचे थे? हाँ जी, 5 टाइप्स ऑफ मोटिवेटर्स, कितने किस्म के मोटिवेटर्स होते हैं, कितने किस्म की मोटिवेशन होती है, तो हम वो देख लेते हैं। तो मोटिवेटर्स कहाँ गए? मोटिवेटर्स, अच्छा ये उससे पहले वाला क्वेश्चन 5 कॉर्स ऑफ जॉब करेक्टरिस्टिक्स, तो ये आ चुका है। ये आप पहले देख लें कि ये 5 कॉर्स हैं। ये 5 कॉर्स हैं जॉब, किसी भी जॉब की करेक्टरिस्टिक्स की, कि स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी और फीडबैक। तो ये पहला क्वेश्चन है, और अब हम जो है वो मोटिवेटर्स के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ये है मोटिवेशन वाला टॉपिक। तो ये दो टाइप के मोटिवेटर्स होते हैं, एक इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स होते हैं और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स होते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स वो होते हैं जो आपको इंटरनल मोटिवेशन देते हैं, इंटरनल चीज़ें, यानी कि आपकी रिस्पेक्ट करके, ठीक है, आपको आपके साथ लॉयल होके, आपको अपने काम से सेटिस्फाइड करके, आपको अपने बिहेवियर से सेटिस्फाइड करके, ठीक है। तो कुछ लोग इस चीज़ से भी जो है वो मोटिवेट होते हैं। और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स होते हैं जो आपको आपकी पे अच्छी करके, बोनस वगैरह देके, टेंजिबल बेनिफिट्स, यानी कि आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे दी जाए, कुछ भी ऐसी फैसिलिटीज यानी जो आपको मोटिवेट करते हैं। तो ये दो किस्म के मोटिवेटर्स होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइडलाइंस ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन करते हुए किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना होता है। तो ये हैं वो गाइडलाइंस, ये सजेशंस गाइडलाइंस के मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हुए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये वो गाइडलाइंस हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, लेकिन इनको रट्टा नहीं लगाना है। जस्ट आप रीड करेंगे तो आपको इनका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो उसको अपनी ज़ुबान में लिखने की कोशिश करें। मैं फिर से कहूँगी कि MGT 503 रट्टा लगाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी लाइफ से रिलेट करती है। अगर हम थोड़ा सा इसे गौर से, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ें, तो बिल्कुल रूटीन की बातें हो रही होती है, वही काम, वही चीज़ें हम अपने, मोस्टली बिजनेस हर कोई नहीं कर रहा, ये जॉब हर कोई नहीं कर रहा होता, लेकिन घर के लेवल पे भी ये सारे काम हो रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान ऐसा रिलेशन है, हमारा बहन भाइयों में ऐसा रिलेशन होता है, स्टडीज़ के दौरान टीचर और स्टूडेंट का ऐसा रिलेशन होता है, कि सारे काम हो रहे होते हैं। ये मोटिवेशन, ये इंकरेजमेंट, काम की सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज़ें। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी इस बुक को समझने के लिए इसे अपनी लाइफ के साथ रिलेट करने की कोशिश करें। जितना आप रिलेट करेंगे इतने आपको अच्छी तरीके से इसे तैयार कर सकेंगे। रट्टा लगाने वाली बुक नहीं है ये, तो काइंडली रट्टा ना लगाइएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, कि कंसेप्ट्स ऑफ थ्योरीज। अच्छा, मैंने यहाँ पे कंसेप्ट्स ऑफ थ्योरीज लिख दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आपको लग रहा होगा कि, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने जो लिखा है कंसेप्ट्स ऑफ थ्योरीज, तो आगे तकरीबन 2-3 चैप्टर ऑफ थ्योरीज के आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये थ्योरीज जो है, अगर आपको पता हो तो हम मिड्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अपने मिड में हम पढ़ चुके हैं, मैस्लो की नीड थ्योरी हम पढ़ चुके हैं कि इसमें 5 चीज़ें। तो यानी कि आपने इनका कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है, कि नीड, मैस्लो की नीड थ्योरी क्या है। और इनका क्लियर कंसेप्ट मैंने अभी मिड के बाद के फाइनल के लेक्चर्स में भी दिया है, वहाँ पे अगर इसका शॉर्ट व्यू आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले लें, आपको जो याद रहेगा। तो आप जैसे थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो मैस्लो की नीड थ्योरी में आपको ये 5 में इसके पॉइंट्स पता होने चाहिए, किसमें ये पार्ट्स, और ये इसकी मेन चीज़ है कि इसका एनालिसिस जो हुआ और इसकी वीकनेसेस जो सामने वो आपको पता होनी चाहिए। इस तरह थ्योरी एक्स और वाई थ्योरी जो है डगलस मैकग्रेगर ने पेश की, तो ये क्या थी, यहाँ पे जितनी थ्योरीज हैं इनके कंसेप्ट, जस्ट कंसेप्ट के वो कहना क्या चाह रहे थे, और उनके जो मेन पॉइंट्स है ये आपने ध्यान में रखने हैं। यानी कि थ्योरीज इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, पूरी थ्योरीज को रटना नहीं है, ठीक है। इनके ज़्यादा जो है वो उनके में नहीं जाना आपने, ठीक है। लेकिन जस्ट आपने ये देखना है कि इस थ्योरी में कहा क्या गया, इनके कंसेप्ट्स आपने ले लेने हैं, बाकी जो है इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइप्स ऑफ लीडर्स। लीडर्स की कितनी टाइप्स हैं? तो ये है लीडर, और हम टाइप्स देख लेते हैं लीडर्स की। ये टाइप्स ऑफ लीडरशिप है, ये ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर, तो ये 3 किस्म के लीडर्स होते हैं, 3 किस्म की लीडरशिप होती है। तो ये इसकी टाइप्स हैं। और अगला है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिज्मेटिक लीडर्स।
करिज्मेटिक लीडर्स की जो है वो कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आई एम सॉरी, जो ऊपर मैंने आपको 3 एग्जाम पढ़ाई वो लीडरशिप की थी, लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन वो लीडरशिप का क्वेश्चन आएगा तो आपने वो लिखनी है। और अगर टाइप्स ऑफ लीडर्स आएंगे तो टाइप्स ऑफ लीडर 3 है, ट्रांजैक्शनल लीडर्स, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स और करिज्मेटिक लीडर्स। ठीक है, तो लीडरशिप और लीडर में आपने ये ख्याल रखना है। और अब हम करिज्मेटिक लीडरशिप की करेक्टरिस्टिक्स पार्ट का क्वेश्चन मैंने अभी आपको बोला था, तो उसमें ये 5 करेक्टरिस्टिक्स है कि करिज्मेटिक लीडर में ये 5 करेक्टरिस्टिक्स, 5 खसूसियात होती हैं। तो ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, लीडरशिप रोल्स के, एक लीडर को कितने रोल्स प्ले करने पड़ते हैं। तो हम लीडरशिप के रोल्स देख लेते हैं। तो लीडरशिप के रोल्स जो हैं यहाँ पे, 1 मिनट में आपको देख के बता देती हूँ ये कौन सा क्वेश्चन बनेगा। एक मिनट, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसका जैसे ही मेरे पास आंसर सामने आता है मैं आपको बता दूंगी। तो स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट हम पहले देख लेते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको लीडरशिप की रोल्स दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी वो लाइव होने की वजह से मुझे याद नहीं है कि ये क्वेश्चन कौन सा। तो ये क्या क्वेश्चन था हमारा, हाँ जी, स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट के ग्रुप किस तरह बनता है, उसमें कितनी स्टेजेस से ग्रुप को गुजरना पड़ता है। ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप का जो है ये क्वेश्चन है। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये है स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। तो ये 5 स्टेजेस से गुजरता है ग्रुप बनते हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिनका MGT 111 सब्जेक्ट है उनके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि MGT 503 और 111 के मोस्टली टॉपिक्स सेम होते हैं। इनके फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 503 में सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बात की जाती है, और 111 में जो है वो एक ऑन द होल कंट्री के लेवल पे बात की जाती है, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही होती है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ टीम्स, कि कितनी किस्म की टीम्स होती हैं। तो ये हैं टाइप्स ऑफ टीम्स। फंक्शनल टीम होती है, सेल्फ मैनेज टीम होती है, वर्चुअल टीम होती है और क्रॉस फंक्शनल टीम होती है। तो 4 किस्म की टीम्स होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, मोड्स ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, कि कन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, आप कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के ये हो गया कन्फ्लिक्ट, और ये कन्फ्लिक्ट को ये रिजॉल्व करने के तरीके आगे हैं, अवॉइडेंस, अकोमोडेशन, कंपटीशन, कंप्रोमाइज और कोलैबोरेशन। तो ये 5 तरीके हैं जिनसे आप जो है वो रिजॉल्व कर सकते हो अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए तो। उसके बाद है टाइप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितने किस्म की होती है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तो ये हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, और इसमें जो है वो आप देखेंगे इसके मेन कंपोनेंट्स, तो मेन कंपोनेंट्स इसमें ये होते हैं कि सेंडर, इनकोडिंग, रिसीवर, डिकोडिंग, नॉइज, फीडबैक। ठीक है, तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं।
यानी कि इनके नाम आपने याद करने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट में आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन में कितनी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे बात, एक सेंडर है, वो सेंड कर रहा है, तो वो पहले अपने मैसेज को इनकोड करेगा, ठीक है, वो इनकोड करके सेंड कर रहा है। दरम्यान में मीडियम आएगा जिस तरीके से वो मैसेज सेंड कर रहा है। फिर रिसीवर है, वो रिसीव करेगा, मैसेज को डीकोड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, देन वो फीडबैक दे देगा। और फीडबैक देते हुए अगर कि उस मैसेज से समझ में नहीं आए तो दरम्यान में जाहिर सी बात है नॉइज भी हो सकता है, कि हर वो चीज़ जो आपको मैसेज समझने में रुकावट बन रही है वो आपके लिए नॉइज है। तो ये सारे जो है वो मेन कंपोनेंट्स हैं किसी भी मैसेज को सेंडिंग और रिसीवर में, यानी कि कम्युनिकेशन के दौरान। अगला एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिसीजन। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो क्योंकि ग्रुप डिसीजन मेकिंग का चैप्टर ऊपर जा चुका है तो हम वहाँ से देखते हैं इसको। ये है ग्रुप डिसीजन मेकिंग के, ये एडवांटेजेस हैं, 4 एडवांटेजेस, और ये फिर डिसएडवांटेजेस हैं। ये जस्ट नेम ही लिखे हुए और इनको इसी तरीके से आपने याद करना है कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग के कौन से फ़ायदे हैं और कौन से नुकसानात हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जेनरिक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। एक ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन जो होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करने का, उसका जेनरिक मॉडल कौन सा है। तो जेनरिक डिज़ाइन कहाँ गया, हम अभी इसे देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के टॉपिक में ही होगा, तो हम इसे देख लेते हैं। यानी कि मेरा सारा ये बताने का मकसद सिर्फ ये था, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें यही थी कि जब मैं लेक्चर्स बना रही थी, जब मैं इसकी शॉर्ट लेक्चर दे रही थी, तो सब स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन था कि मैम हमें कंसेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं, बट हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम पेपर्स के लिए क्या तैयार करना है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इन क्वेश्चन को अलहदा किया, ताकि आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ कि किस तरीके से आपने इनके क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इनको क्वेश्चंस को अलहदा किया है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा, और क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजिंग के सब्जेक्ट में है ये, आपको वहाँ पे जेनरिक मॉडल ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन का जो है जेनरिक मॉडल आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं, डेफिनेशंस के नाम लिखे हैं कि आपने ये डेफिनेशंस मस्ट याद करनी है। ये एमसीक्यूज में भी, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी जो है ये लीडरशिप, ये मैंने कुछ लिखे हैं नाम, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, प्रोसीजर, गोल, प्लान, मिशन, पावर, नीड, तो जितने भी मैंने ये नाम लिखे हैं इनकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। और बाकी जो मैंने ऊपर जितने क्वेश्चन दिए हैं इनको आपने इनके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं। कुछ इनमें से लॉन्ग थे और कुछ इनमें से शॉर्ट थे, ठीक है। तो जिसका जितना मैंने आंसर बोला है उसको इतना ही जस्ट याद करना है। अपने क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से आपने सबको रट्टा लगाना, या सबको बैठ के सोचने नहीं लग जाना कि अब इतना लंबा है टॉपिक, क्योंकि एमजीटी 503 में इसी तरह होता है कि एक टॉपिक शुरू होता है और उसके अंदर से सब टॉपिक्स उसके शुरू हो जाते हैं, देन पता नहीं चलता कि वो टॉपिक कहाँ खत्म हुआ था। इस वजह से आप अपने क्वेश्चन के साथ जब तक स्टक रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने उसको कितना याद करना है। तो आई होप आपकी हेल्प हुई होगी, आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो किसी की, तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूँगी, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं कि पेपर के दौरान अगर आपका कोई क्वेश्चन हो पेपर्स की तैयारी के दौरान, तो वहाँ पे भी आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चंस जो है, ये मैं इसकी फ़ाइल जो है पीडीएफ की सूरत में ये भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि समझ तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस की आ रही है, लेकिन याद करते हुए फिर भी आपको क्वेश्चन भूल सकता है, तो आपको दोबारा वीडियो ना लगानी पड़े, तो आप जस्ट ये फ़ाइल आप वहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, तो क्वेश्चंस यहाँ से देख के आप वहाँ से ईज़िली याद कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।
और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।